हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 5 सितंबर 2020 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है। सो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन। हम एडिटोरियल्स भी डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है रिलेटेड टू SCO साइडलाइंस की जो मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को, इंडिया को मतलब, कि हमको साइडलाइंस मीटिंग भी करनी चाहिए। जो SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसी के साथ साथ हमको थी। तो फाइनली 2 घंटे 20 मिनट तक की मीटिंग हुई, बातचीत हुई। और इसमें ये बोला गया कि 1962 के बाद से बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड ये सिचुएशन अभी हुई है कि हमने काफ़ी सारे जो लाइफ है उनको खोया है। एंड LAC पे जो मतलब अभी ये चाइना को इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी है ना रिक्वेस्ट करने की, इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी इंडिया की साइड से जो रैपिड असर्टिवनेस दिखाई जा रही है LAC पे। हमने काफ़ी सारे जगहों पे मतलब जैसे हमने ब्लैक टॉप को क्या किया, कैप्चर किया है ना, मतलब वहाँ पे। और अपने जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय कर रखे हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हमारी जो असर्टिवनेस है बढ़ती हुई, तो उसको देखते हुए क्या किया, इनको रिक्वेस्ट भी करना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे द हिंदू में कुछ आए हुए हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो द इंडियन एक्सप्रेस में आज नहीं है, कल भी नहीं थे। तो कल हमने तो SCO के बारे में बार बार पढ़ लिया था। उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि ट्रक से पिक करके बच्चों को स्कूल ले गए। ऐसे कंट्री को हम याद कर सकते हैं। पिक से क्या हो गया, पाकिस्तान, इंडिया एंड किर्गिस्तान। और T फॉर तजाकिस्तान, R फॉर रशिया, उज्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये इसकी कंट्रीज़ हो गई SCO की। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और S5 शंघाई 5 के नाम से इनको जाना जाता था। बाकी हम आज जो है 3 अलग बॉडी के बारे में देख लेते हैं जो द हिंदू में कवर की गई है। आपको फिर हम CSTO के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे है देखो, 3 डे विजिट जो है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द SCO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO एंड ये क्या है, और दूसरे क्या है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो मेंबर स्टेट्स हैं इन कॉमनवेल्थ। तो यहाँ की 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री इन द सेकेंड वॉर, तो ये भी इसमें शामिल होंगे। एंड ही वॉज इन रशिया, अभी जून में भी वो रशिया में थे जब वहाँ पे विक्ट्री डे परेड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, विच वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय मिस्टर वेई। लेकिन वहाँ पे जो था दोनों की ही कोई भी ऐसे बायलैटरल मीटिंग नहीं थी जैसे अभी हो रही है। उस टाइम पे स्टेज शेयर करने से भी वो बच रहे थे, ठीक है। एंड द मीटिंग कम्स अमिड द ऑनगोइंग 4 मंथ स्टैंड ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। तो ईस्टर्न लद्दाख में जो हो रहा है इस वजह से मीटिंग हो रही है। तो अभी हम देख लेते हैं CSTO के बारे में, दैट इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, अलाइंसेस दैट वाज साइंड इन 15 में 1992। और 1992 में जो 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं बिलोंगिंग टू कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इन्होंने ये साइन की थी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। उस टाइम पे इसको क्या बोला जाता था, ताशकेंट ट्रीटी भी बोला जाता था, ठीक है। इसको ताशकेंट ट्रीटी भी इसे बोला जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें 3 और कंट्रीज़ बाद में ऐड हुई। 1994 में 3 और कंट्रीज़ भी इसमें ऐड हुई। वो कौन सी थी, एक अज़रबैजान, देन बेलारूस एंड देन जॉर्जिया। फिर इन्होंने सोचा कि इनको क्यों ना हम इस जो ये क्लब है इसको क्या कर दे, एज अ मिलिट्री अलायंस बनाए, ठीक है। तो इन्होंने 2002 में इसको मिलिट्री अलायंस बनाया, लेकिन 3 कंट्रीज़ को इससे हटा दिया। 3 कंट्रीज़ कौन सी थी जो हट गई थी, एक था अज़रबैजान, दूसरा था जॉर्जिया और तीसरा था उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज अभी इसमें नहीं है, तो वही याद रखना है कि क्या कंट्रीज इसमें नहीं है। तो उज्बेकिस्तान नहीं है, अज़रबैजान नहीं है और जॉर्जिया इसमें कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी जो जब इनका ओरिजिन हुआ था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का, तो ये 10+2 थे, ठीक है। ओरिजिन के टाइम पे 10 इसके सदस्य थे और जो 2 थे वो फाउंडिंग नॉन मेंबर्स थे, ठीक है, नॉन फाउंडिंग मेंबर्स थे। और यहाँ पे अभी जो है एट प्रेजेंट CIS के इसके 9 मेंबर्स हैं, ठीक है, 9 मेंबर्स हैं। 1991 को ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। 9 लेते हैं अभी।
मिन्स्क बेलारूस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कहाँ पे? मिन्स्क बेलारूस में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और 9 ओरिजिनली अभी 9 है, ठीक है। ओरिजिनली जो थे 10 मेंबर्स प्लस 2 फाउंडिंग नॉन मेंबर, पोस्ट सोवियत रिपब्लिक इन यूरोशिया। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो मेंबर के नेम है वो भी हम देख लेते हैं अभी, क्या क्या है इसके, कौन कौन से मेंबर हैं CIS कंट्री के। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी मॉस्को, रशियन, बेलारूशियन। 9 मेंबर: अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। एंड 1 एसोसिएट स्टेट तुर्कमेनिस्तान, 2 ऑब्जर्व स्टेट अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। तो ये है इसके, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है जानना। नेक्स्ट, SC सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस रिसीव रिव्यू प्लीज JEE नीट रिमेन ऑन शेड्यूल, ठीक है। तो JEE और नीट के जो पेपर है वो जैसे शेड्यूल्ड है वैसे ही होंगे। एंड सेंटर साइटिंग एक्ट ऑफ गॉड अनयूजुअल कुड अफेक्ट रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी आपको पता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, तो उनका ये कहना था कि जो कोविड-19 है वो क्या है, एक एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोविड-19 है। तो ये जो हम GST है, जिसमें हमने GST में ये प्रॉमिस किया था, जब GST को इम्प्लीमेंट किया था, स्टेट्स को ये प्रॉमिस किया था कि जो भी GST के इम्प्लीमेंटेशन से जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होगी, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्या करेंगे, उसकी भरपाई करेगा सेंटर, ठीक है, एटलीस्ट 2022 तक। लेकिन अभी सेंटर का ये कहना है बिकॉज कोविड-19 इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, आपको बोरो करना पड़ेगा, कहीं से भी आप करो, है ना। तो ये चीज़ बोला है कि एक्ट ऑफ गॉड अनयूजुअल कुड अफेक्ट रेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये मतलब बिल्कुल ऐसा कहना सही नहीं है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, और क्योंकि ये इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अश्योर्ड पेमेंट्स टू states under the goods and services tax regime. The center has set a precedent that could have wider ramification. Legal experts those who have worked with the government said, इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे आपको फोर्स मेजोरे भी दिख रहा होगा, फोर्स मेजोरे या मेजोर, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इस पर पूरा एक्सप्लेन सेक्शन में एक आर्टिकल है, तो काफ़ी सही आर्टिकल वो है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। फोर्स मेजोर जो है इन लॉ is used in the context of commercial contracts between 2 parties, ठीक है। तो ये commercial contracts के लिए यूज़ होता है 2 पार्टीज़ के बीच में। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ न्यूमरस रिसेंट रूलिंग्स, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा रूलिंग्स भी उन्होंने दी है इस कॉन्टेक्स्ट पे। इश्यूज सच एज इलेक्ट्रिक टैरिफ्स। तो वी हैड, हमारे पास मतलब इनका ऐसा कहना है, जो फॉर्मर जो यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रेगुलेटर के, उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारे पास पहले भी हमको बहुत सारी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ थी, जैसे ड्रॉट है, सुनामी है, तो वो सारी भी हमको देखने को मिली थी। लेकिन उस टाइम पे तो किसी ने भी, सेंटर ने उसको एक्ट्स ऑफ गॉड नहीं बोला। एंड नॉट वंस डिड द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू डैट इन्वोकिंग फोर्स मेजर। तो उन्होंने मतलब ये भी नहीं बोला कि अब हम फोर्स मेजर को है क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे। लेकिन अभी वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? nowhere in the world has anyone referred to the disease in this manner। जो हम पैंडमिक और एपिडेमिक होता है उसको इसमें फोर्स मेजर में नहीं लाते, एंड सर्टेनली नॉट इन द रियल्म ऑफ टेक्सेस, ठीक है। एक बार मैं फोर्स मेजर के बारे में आपको बता देती हूँ ताकि एक क्लैरिटी हो जाए आगे भी ये क्या है एग्जैक्टली इसको पढ़ने में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, फोर्स मेजर रेफर्स टू अ क्लॉज दैट इज इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स to remove liability for natural and unavoidable catastrophe that interpret the expected course of events and restrict participants from fulfilling obligation। कि आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया है कि आप ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे, बदले में उसने भी आपको कुछ देने का प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, आपकी जॉब चली गई है या कुछ भी हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कोविड-19 को जैसे ब्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पेंडेमिक और एपिडेमिक को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। उस पर हम अभी डिटेल में जाएंगे। तो ये है कि एक ये क्लॉज होता है, वो कंपनीज को एक एक्सक्यूज देता है और अदर पार्टीज टू अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम मीटिंग सर्टेन ऑब्लिगेशन व्हेन इवेंट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल इंटरफेयर विद देयर एबिलिटी टू होल्ड अप देयर एंड ऑफ द बार्गेन, ठीक है। अब जो भी मतलब ये इन्वोक अगर किया जाता है तो क्या होते हैं, तो कंपनीज को रिलीव मिलता है, कमिटमेंट्स जो उन्होंने किए होते हैं, जो टेम्पररी और परमानेंटली विदाउट बीइंग इन ब्रीच ऑफ देयर एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक तरह से ये रिलीव ही होता है, और जो फाइनेंशियल लेबिलिटी होती है उससे आपको क्या मिलती है, राहत मिल जाती है, ठीक है। तो
ये तब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब इवेंट्स हो जाते हैं या फिर सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हरिकेन होता है या फिर अर्थक्वेक होता है या वॉर होती है, सुनामी होती है, तो इनको तब एक्ट ऑफ गॉड बोला जाता है, लाइक अ नेचुरल क्लैमिटी। लेकिन इसमें डिजीज़ को करना है कोविड-19 एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं, इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर दूसरे दिन से स्टेट्स ये बोलने लगे कि हम आपको सिविल सर्वेंट्स को बिल्कुल भी सैलरीज पे नहीं करेंगे, क्यों, और इसको बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर, सो व्हाट डू यू डू, वी कैन नॉट टेल एम्प्लॉयज़ दैट यू गो एंड बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, है ना, उनको तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट इज़ अ स्टैटूरी ऑब्लिगेशन एंड यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। से फॉर एग्जाम्पल द एयरलाइन, अब जैसे एयरलाइन है तो वो अपने जो लोन्स है वो पे नहीं कर सकते, लेकिन वो ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये फोर्स मेजर हम क्लॉज का यूज़ करेंगे, कैन दे इवोक द सेम क्लॉज, तो वो नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ है। और यहाँ पे जो है टॉक्स के बारे में वही सब बातें हैं जो हम अभी कर चुके हैं। मेट्रोपॉल होटल में ये बैठक हुई थी एचसीओ की समिट, और यहाँ पे क्या निकल के आया आउटकम, थोड़ा वो देख लेते हैं कि जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा है कि पीसफुल स्टेबल एंड सिक्योर रीजन ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स विच इज़ होम टू ओवर 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड डिमांड्स अ क्लाइमेट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। तो हमको ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स की जो सेंसिबिलिटी है वो होनी चाहिए, ठीक है, एंड सेंसिटिविटी टू ईच अदर्स इंटरेस्ट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस। तो ये चीज़ है। मिडिल ईस्ट पे उन्होंने कहा कि हमारे जो इंडिया के जो इंटरेस्ट है, वाइटल इंटरेस्ट हैं, सिविलाइजेशन और कल्चर विद ऑल द स्टेट इन द गल्फ एंड आज द रीजन कंट्रीज़, ठीक है, कि इंडिया मतलब हमेशा उनके साथ डियर और फ्रेंडली रिलेशन रखता है, और जो उनके डिफरेंसेस हैं वो डायलॉग बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर से होनी चाहिए। फिर अफगानिस्तान पे भी बात की कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल इंक्लूडिंग पीस प्रोसेस को हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ के पीपल को, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ उन्होंने बोली इंडिया के कमिटमेंट टू द इवोल्यूशन ऑफ अ ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दैट इज़ ओपन, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड एंड एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ। अब जो यहाँ पे हमारे जो ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ब्रिक्स भी हमने देखा था, जहाँ पे जो वोंग ही हैं वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है फॉरेन मिनिस्टर चाइना के। तो यहाँ पे क्या क्या बातें हुई, सबसे पहले तो रशियन एंड इंडियन नेवी है ना, उनकी जो शिप्स है कैरिंग आउट द इंदिरा नेवी एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में होगी, बाइनल बिलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ये होती है। और इसमें क्या होगा, इंडियन नेवी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS Ranvijay and indigenous frigate INS Sahyadri and fleet tanker INS Shakti along with their integral helicopters, while Russia has sent destroyer admiral ये है, ठीक है, we know destroyer admiral tributes और फ्लीट टैंकर बोरिस बटोमा ऑफ द पैसिफिक फ्लीट बेस्ड ऑफ व्लादिवोस्टॉक। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड सिचुएशन टेंस है बट ट्रूप्स हमारे प्रिपेयर्ड हैं, कोई भी मतलब कहीं पे भी कैसी भी कंटेंजेंसी आती है तो उस सिचुएशन के लिए भी वो रेडी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये 48 जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी तो उसमें रेफर्ड किया गया था पेंडेमिक को एक्ट ऑफ गॉड वाइल डिटेलिंग दैट स्टेट्स नीड टू बोरो इंस्टेड ऑफ द सेंटर टू मीट द जीएसटी कंपनसेशन डेफिसिट, ठीक है। तो ये है एक्ट ऑफ गॉड के बारे में पूरा आर्टिकल है। फोर्स मेजर वैसे ऑलमोस्ट मैं बता ही चुकी हूँ, बस देख लेंगे एक बार कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, SC आस्क्ड सेंटर टू डिसाइड ऑन प्लीज ओवर मैन ईटर्स, ठीक है। तो सेंटर सेड NTCA विल लुक इनटू द मैटर। तो यहाँ पे NTCA मतलब मैन ईटर्स बोल के क्या किया जा रहा है, उनका शिकार किया जाता है, उनको हंट किया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये वायलेशन है ऑफ द गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो NTCA के बारे में एक बार देख लेते हैं ये क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, constituted under इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 के तहत हुई थी। फिर इसको 2006 में अमेंडमेंट भी किया गया था। जो भी टाइगर कंजर्वेशन है वो उसको स्ट्रेंथन करना एज पर पावर्स एंड फंक्शन असाइन टू इट अंडर द सेड एक्ट। एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ बिन फुलफिलिंग इट्स मैंडेट विद इन द एम्बिट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, 1972 के अंतर्गत ये काम करती है। इसके जो फंक्शन है वो यही से आ रहे हैं कि जो एक स्टैंडर्ड है, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, उसको इंश्योर करना, टाइगर का रिजर्व मैनेजमेंट, preparation of reserve specific tiger conservation plan and
अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना एंड इंस्टीट्यूटिंग स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटीज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ठीक है, तो ये सारे इसके काम है। यहाँ पे जो एडिटोरियल सेक्शन है, यहाँ पे स्पेंडिंग टू रिवाइव की बात की गई है। यहाँ की एक कॉम्बिनेशन जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को वो लेने चाहिए। कंबाइंड इनिशिएटिव मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर की इन्हेंस्ड कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट बट टेम्प्रेरी रिलीफ एटलीस्ट मिले, तो वो क्या करें, कैश ट्रांसफ़र को बढ़ाएं, थोड़ा ज़्यादातर कैश ट्रांसफ़र करें। और साथ में साइमल्टेनियसली रैम्पिंग अप कैपिटल स्पेंडिंग को भी बढ़ाएं। तो ये चीज़ बोला गया है इस वाले आर्टिकल में कि अभी तक मतलब हमें क्या देखने को मिला है कि जो गवर्नमेंट की जो टोटल सेंटर की स्पेंडिंग थी रोज़ बाय 11.3% इन द अप्रैल जुलाई पीरियड, लेकिन ये क्या है जो बजटेड किया गया था, एक प्रोजेक्शन किया गया था 12.7% का, वो मतलब उसको भी वो पूरा नहीं है, उससे भी कम है। एंड दिस इज़ नो वेयर क्लोज टू द स्केल ऑफ स्पेंडिंग रिक्वायर्ड टू कंपनसेट। इतने में हम नहीं कर पाएंगे, इवन पार्टली हाफ द जो इकोनॉमिक लॉस है ड्यूरिंग दिस पीरियड उसका भी हम इसको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बोला गया है कि इन कंपैरिजन गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रोज बाय अ mere ₹68,387 crore, nowhere near enough to offset even partly the fall. It is possible that the center may ramp up spending in subsequent months. तो क्या पता, मतलब हो सकता है कि सेंटर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए आने वाले मंथ्स में। और जो अभी पैंडमिक से पहले भी हमारी जो हालत थी इकोनॉमी की वो बिल्कुल सही नहीं थी। गवर्नमेंट के जो फिनेंसेस थे वो पहले से ही कंस्टेंट थे, स्ट्रेस में थे। और अभी जो है हमारे जो चार जो इंजन होते हैं ग्रोथ के, जैसे प्राइवेट कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट्स है, तो ये भी स्लो डाउन में ही गुजर रहे थे पैंडमिक से पहले भी। अभी पैंडमिक हिट के बाद और ज़्यादा वर्स्ट हो गए हैं एंड आर अनलाइकली टू विटनेस अ ब्रॉड बेस्ड रिवाइवल। इनका मतलब आने वाले फ्यूचर में बहुत देरी से इनका रिवाइवल होगा। फार ग्रेटर गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ नीडेड एट दिस करेंट जंक्चर। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें चाहिए। और गवर्नमेंट ऑन इधर द साइज और द कंपोजिशन ऑफ अ पैकेज इफ वन इज़ ऑन द वे। तो ये चीज़ है। लिविंग ऑन द एज जो है ये एनआरसी पे बोला गया है। फॉर दोज एक्सक्लूडेड बाय एनआरसी फेयर हियरिंग एट ट्रिब्यूनल्स रिमेन्स अर्जेंट नेसेसिटी विच मस्ट बी एक्सपीडिएटेड। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये अपडेट की गई थी एनआरसी की पिछले साल 19 लाख जिसमें एक्सक्लूड किए गए थे 3.3 करोड़ एप्लीकेंट्स में से। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अभी उनके पास मतलब एक क्लॉज था कि वो अपील कर सकते हैं, जब उनको नॉन सिटीज़न डिक्लेयर किया जाएगा तो उनको देश छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है क्योंकि they cannot do as the NRC directorate has not issued them rejection order अभी तक नहीं दिए, दो द पैंडमिक इज ब्लेम्ड। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि पैंडमिक की वजह से ऐसा हो रहा है, डिले हो रहा है। फॉर द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अर्जेंसी द पॉलिटिकल डिस्कोर्स प्रेसिडेंसिंग द आउटब्रेकिंग हैड सेट द स्टेज फॉर द डिसवॉवल। तो यहाँ पे हम एक बार एनआरसी के बारे में देख लेते हैं। एनआरसी है क्या बेसिकली। एनआरसी एक लिस्ट है ऑफ इंडियन सिटीजन एंड वाज प्रिपेयर्ड इन 1951। ठीक है, सबसे पहले जो 1951 में जो सेंसस हुआ था तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड की गई थी 1951 में। एंड द प्रोसेस ऑफ एनआरसी अपडेटेड वाज टेकन अप इन असम। सबसे पहले असम में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे 2013 में, तो वहाँ से काम शुरू हुआ। एंड ऑर्डर टू वीन आउट केसेस ऑफ इलीगल माइग्रेशन। ठीक है, जो बांग्लादेश और जो वहाँ के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ से जो इलीगल माइग्रेशन होता था तो उसको बंद करने के लिए एनआरसी अपडेशन वाज कैरीड आउट अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड इन द असम अकॉर्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें एनआरसी से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। पब्लिक प्राइवेट एंड प्रॉफिट। तो ये जो फेसबुक को लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही है, मतलब फेसबुक में जो हेट स्पीच दी जाती है उसको लेके जो कंट्रोवर्सी है, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। प्रताप भानु मेहता ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। वी मस्ट आस्क टफ क्वेश्चंस अबाउट फेसबुक रोल्स बट प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम सिविलिटी सेंसरशिप गोज डीपर। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या था, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उन्होंने क्या बोला था, दैट की फंक्शनरीज ऑफ फेसबुक माइट हैव व्यूज दैट ब्लैटेंटली सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि फेसबुक बायसनेस है फॉर बिजनेसेस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी फेसबुक का 300 मिलियन यूज़र्स मतलब हैं इंडिया में। और अगर चैट प्लेटफॉर्म जो व्हाट्सएप है उसको मतलब उसमें 400 मिलियन यूज़र्स हैं, इंडियन यूज़र्स की बात करें तो बहुत बड़ा मतलब एक बिज़नेस मार्केट है। और अभी उन्होंने रिलायंस जियो के साथ भी पार्टनरशिप की है $5.7 बिलियन की डिजिटल पेमेंट्स मार्केट को लेके। तो फेसबुक को आरोप लगाते जाते हैं बार बार जो हमारे यहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ है
और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसमें कि फेसबुक टर्न ब्लाइंड आई टू बीजेपी लीडर्स एंड हेट स्पीच टू प्रोटेक्ट इट्स बिजनेसेस, है ना, उसको हेट स्पीच को भी मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन फेसबुक का ऐसा कहना था कि वो बिल्कुल भी ऐसे बायसनेस नहीं दिखाते हैं, वो बिना किसी पक्षपात के काम करते हैं। और अभी उन्होंने फिर तेलंगाना के जो एमएलए हैं टी राजा सिंह, ठीक है, हु हैव बीन एसोसिएटेड विद मल्टीपल प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया पोस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उन पे क्या कर दिया, उनको भी बैन कर दिया था इससे, ठीक है। तो मतलब उनका अकाउंट वगैरह सब बैन कर दिया। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि पहले जब रिवोल्यूशन हुआ था, प्रिंटिंग रिवोल्यूशन 14th या 15th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे जो बेंडिक्ट एंडरसन थे, उन्होंने उसको प्रिंट कैपिटलिज्म बोला था। 1920 सेंचुरी में बोथ एम्पावर्ड मासेस ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब लोगों में काफ़ी क्रांति लाई, न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज ट्रांसफॉर्म क्रिएट हुआ एंड दे अलाउड द क्रिएशन ऑफ न्यू कम्युनिटी आइडेंटिटीज़ लाइक नेशनलिज्म, बट दे ऑल्सो इनेबल्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ हेट, ठीक है, जहाँ पे एक तरह से नॉलेज आई, क्रांति आई सॉरी, तो उस उधर से क्या हुआ, मतलब एक तरह से हमारे यहाँ पे मतलब हेट भी स्टार्ट हुआ, ठीक है, हेट और जो नेशनलिज्म था वो उन सबको भी बढ़ावा दिया, मतलब कंसोलिडेट एज पॉलिटिकल फोर्सेस हेट टू इमर्ज, वी आर इन द मिड्स ऑफ सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। फेसबुक नाउ माइट बी अ प्राइवेट कंपनी इन फॉर्म, ठीक है, अभी वो कहने को प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो कैसे फंक्शन कर रही है, एज अ पब्लिक यूटिलिटी, बिकॉज उसको रोल्स भी दे दिया है फ्री स्पीच को रेगुलेट करने का। एंड ट्रेडिशनली जो ये काम होते थे कि फ्री स्पीच को रेगुलेटर एक करना है, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट किए जाते थे। एंड इन ऑर्डर टू बी सीन टू बी न्यूट्रल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक ब्यूरोक्रेट्स एंड जजेस हैड टू प्रोजेक्ट पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी। ऑफ्टन दिस मेंट रूल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट दैट अप्लाई टू ब्यूरोक्रेट्स एंड जजेस। लेकिन अभी क्या हो रहा है, while they stated political partisanship of फेसबुक ऑफिशियल इज कमिंग अंडर स्क्रूटनी, ठीक है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि फेसबुक के जो लोग हैं, मतलब उनको तो बोला, पार्टिजनशिप मतलब क्या होता है, अंधभक्ति, मतलब कि टेंडेंसी टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप और कॉज और व्यू पॉइंट, ठीक है। तो इसमें कि उन्हीं को मतलब फोकस किया जा रहा है जो फेसबुक के ऑफिशियल्स हैं। लेकिन आयरनी इज दैट द मैनिफेस्ट पॉलिटिकल पार्टिजनशिप ऑफ पब्लिक ऑफिशियल इज गोइंग अनचैलेंज, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिशियल्स की जो है उसको चैलेंज मतलब नहीं किया जाता, क्योंकि अभी हम एज एन इंस्टेंस हम देखें तो जो काफ़ी ज़्यादा जो जैसे आईएएस जो ऑफिसर होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो न्यूट्रलिटी एक मेन जो होता है सिविल सर्विसेज का जो नॉर्म होता है कि न्यूट्रलिटी आपको रखनी है बरकरार, तो वो उसको नहीं रखते हैं मेंटेन। एंड नाउ जस्ट डिसिमिनेट, गवर्नमेंट स्कीम्स को डिसिमिनेट करते हैं, ओपनली वायलेट करते हैं जो सिविल सर्विसेज के नॉर्म हुए हैं। जैसे एनोनिमिटी भी सिविल सर्विसेज का एक मतलब बोला गया था 2017 में भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि आपको एनोनिमिटी जो अनामता है वो रखनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स को। एनोनिमिटी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सिविल सर्वेंट्स, है ना, लेकिन उसको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। विदाउट रिपरकशंस इवन इन ऑफिशियल सर्कल्स व्हेन नॉन पार्टिजनशिप वाज अप्रोप्रिएट द नॉर्म्स हैज़ बीन eroded, so why pretend to be surprised if it is eroded in companies curving गवर्नमेंट फेवर। तो यहाँ पे बस यही चीज़ें बोली गई हैं, यही डिस्कस किया गया है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो ईजी है टू इंस्टीट्यूशनलाइज व्हेन स्पीच इज एज इट वर सेफ वेयर इट लीड्स टू इंसाइटमेंट, violence and attacks on group identity or awful forms of subordination, people's conviction about defending free speech fade। तो यही है कि मतलब हमें क्या है, जो टफ क्वेश्चन है फेसबुक के रोल को लेके वो पूछने चाहिए, लेकिन वी आर डूइंग इज इनेक्टिंग अ परफॉर्मेंस रेजिस्टिंग फेसबुक पावर विल रिक्वायर अ मोर रेडिकल विड्रॉल, ठीक है। हमको इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचना होगा फ्रॉम अ लॉजिक ऑफ प्रॉफिट दैट ब्लर्स द बाउंड्री बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट विदाउट विच नो फ्रीडम एंड सिविलिटी इज़ पॉसिबल। तो यही चीज़ है। अब जैसे बस यही डोनाल्ड ट्रंप और जो कपिल मिश्रा है उनकी हेड स्पीच की यहाँ पे बात की गई है, तो ये इतना ज़्यादा था नहीं इम्पोर्टेंट। ए सल्यूट टू द टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर्स के बारे में बताया गया कि टीचर्स की क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना। और वही सब है कि जो अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स को मतलब क्या किया जाता है, डिवेल्यूएट किया जाता है। इट डज़ नॉट, मतलब जो ये हमारा सोसाइटी है वो टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करती है ना, एज इट वर्शिप पावर एंड मनी
एंड इट इज़ अज्यूम दैट अ स्कूल टीचर इज़ समवट इन्फीरियर, कि स्कूल टीचर को थोड़ा इन्फीरियर समझा जाता है, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं और जो लोकल पुलिस स्टेशंस में जो बैठे रहते हैं SHO, ये इनसे भी इन्फीरियर समझा जाता है। और एक IAS ऑफिसर अगर किसी भी टाइम पे मतलब थोड़े से कुछ लेसन बढ़ा दे यूनिवर्सिटी में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे बोली गई हैं इनके ऑथर के द्वारा। एंड जो टीचिंग है, मतलब टीचिंग फॉर देम इन नॉट जस्ट अ टेक्निक, इट इज़ एसेंशियल इन आर्ट। उनके लिए केवल ये एक टेक्निक ही नहीं होती है जो टीचर्स अभी एफर्ट करके पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में, कहीं पे भी स्कूल टीचर जो है, एंड पॉसिबली वो क्या करते हैं, उसको एक आर्ट के फॉर्म में लेते हैं, और मेडिटेटिव कंटेम्पलेशन उनके लिए वो होता है। एंड पॉसिबली इवन इन द वर्चुअल क्लासरूम दे आर डूइंग समथिंग मोर देन जस्ट डिक्टेटिंग द नोट्स ऑफ बायोलॉजी एंड geography. They are touching and healing the tormented souls of their students, and let us salute them on teachers day। तो यही बात की गई है यहाँ पे जो दूसरा आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट था, रिलेटेड टू फोर्स मेजर। तो फोर्स मेजर जो है एक्ट ऑफ गॉड, अभी बता दिया है मैंने कि प्राइम मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने कहा था। तो जो फोर्स मेजर का क्लॉज है ना, ये कब आया था? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिल्ड अराउंड अ फंडामेंटल नॉर्म दैट द पार्टीज मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए हमें, जो एक्ट ऑफ गॉड है इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड ओनली नेचुरल अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, जब नेचुरल क्लैमिटीज़ होगी, अर्थक्वेक, सुनामी, हरिकेन, या फिर कुछ भी ऐसा होता है, डिज़ास्टर होता है नेचुरल, तो तब ये इसको बोला जाता है। लेकिन हमारे जो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि आपको ये क्लॉज डालना है। जो हमारे इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम है वो किससे रेगुलेट होते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, 1872 का क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उससे रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फोर्स जो मेजर है उसका, उसमें भी कोई उल्लेख नहीं है। केवल इम्पॉसिबल एक्ट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट को अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको रद्द मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब डायरेक्टली भी किसी में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो ये है। लेकिन आपस में अगर किसी दो बिजनेसेस का कंसेंसस बन रहा है तो इस क्लॉज को क्या करा सकते हैं, FMC के क्लॉज, FMC यानी कि फोर्स मेजर के क्लॉज को क्या करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब ये एंडेमिक या पैंडेमिक को लेकिन कवर नहीं करता है। तो इसमें अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने यही कहा था कि कोरोना वायरस को क्वालिफाई कर दिया गया है एज अ फोर्स मेजर इवेंट। ठीक है, कि ये हमारी मतलब लाइबिलिटी नहीं होगी इसमें, चाहे कुछ भी जिसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब इसके दो मतलब चीज़ें हो सकती है, रिपरकशन इसके क्या हो सकते हैं। एक तो इसका एक लोगों को रिलीफ मिलेगा, है ना, जो लोग वास्तव में जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां, बिजनेसमैन जो हैं वो मतलब बिजनेसेस बंद हो गए, कंपनियां काम नहीं चल रही है, तो वो कहाँ से जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको क्या डिलीवर कर पाएंगे दूसरे पर्सन को। तो इनको तो ये रिलीफ वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फोर्स मेजर अगर होता है यहाँ पे लागू। लेकिन बाकी के जो दूसरा सेक्शन है, जहाँ पे अगर जैसे कोरोना वायरस हुआ लेकिन कुछ का काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है ना, बहुत सारे सेक्टर में, तो अगर ये क्या कर रहे हैं, फोर्स मेजर का यूज़ करके ये इनको पे नहीं कर रहे हैं, अपनी जो जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया था उसको पे नहीं कर रहे, तो उसका ये मिसयूज़ करेंगे। तो ये बहुत बुरा मतलब ये हो जाएगा। और जबकि मतलब कोविड-19 से बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है, फिर भी इसका यूज़ होगा, तो ये एक तरह से मिसयूज़ हो जाएगा इस क्लॉज का, फोर्स मेजर क्लॉज का। ठीक है, तो यही इसमें है। और जैसे हमारे अभी अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, मतलब ग्लोबली, तो चाइना ने भी क्या किया था, सर्टिफिकेट दे दिए गए थे कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद। काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज फोर्स मेजर सर्टिफिकेट्स टू बिजनेसेस। 3 मार्च के ही अराउंड इसमें दे दिया गया था। चाइना सुप्रीम पीपल कोर्ट है, इन्होंने 2002 के सार्स आउटब्रेक के लिए भी मतलब मेजर इवेंट के जो इवेंट हुए थे उसमें भी फोर्स मेजर दिया था। और सिंगापुर ने भी इनेक्ट किया था कोविड-19 के लिए टेम्पररी मेजर्स एक्ट इन अप्रैल टू प्रोवाइड रिलीफ टू बिजनेसेस दैट कुड नॉट परफॉर्म देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ड्यू टू द पेंडेमिक। और जो पेरिस कमर्शियल कोर्ट है इन जुलाई रूल दैट द पेंडेमिक कुड बी इक्वेटेड टू अ फोर्स मेजर इवेंट। ठीक है, यूके का जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, उन्होंने भी एक टेस्ट केस प्रेजेंट किया था हाई कोर्ट में टू लुक इनटू बिजनेस इंश्योर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड वर्डिंग इन सच कॉन्ट्रैक्ट। एंड दूसरा क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, उन्होंने भी डेवलप किया मॉडल कोड ऑफ द फोर्स मेजर क्लॉजिंग रिफ्लेक्टिंग करंट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, तो वो आप मतलब सोच सकते हैं ये सही है या नहीं। कि एक तो क्या है, आपने किसी से क्या कर दिया, दो बिजनेसेस ने आपस में मतलब
कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और उनके कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर का क्लॉज है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे जो 2 बिजनेसेस हैं इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फोर्स मेजर का क्या है, क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या होगा, इनको तो रिलीफ मिल जाएगी अगर ये लोग ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं कोविड-19 से। लेकिन यहाँ पे जो था यहाँ पे इनको मतलब रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन इन वालों को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो जिनको रिलीफ नहीं मिलेगा उनके लिए क्या था, एक फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। जिनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फोर्स मेजर का जिनको प्राविधान नहीं है उनके लिए क्या है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 56। तो इसको प्रोवोक करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कोर्ट में अपील करनी पड़ती है और कोर्ट में जाने के बाद तो केसेस जो है वो पेंडिंग ही होते हैं और दोनों पार्टीज़ के जो है जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो पाते। यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात की गई है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव अ डिक्लाइनिंग रिवर स्पीसीज। तो डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 2009 में, अक्टूबर 5 2009 में। और हम अक्टूबर 5 को इसीलिए क्या बनाते हैं, नेशनल गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन डे भी मनाते हैं, ठीक है। और अगर इनकी बात करें हम तो इनका क्या नाम है, प्लानिसिटा गैंगेटिका। द गैंगेटिक डॉल्फिन इज़ वन ऑफ द 5 स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन फाउंड अराउंड द वर्ल्ड और मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली, संगू रिवर सिस्टम में ये पाई जाती हैं, ओके। और डॉल्फिन विल बी ऑन द लाइन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। जैसे टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर हमने किया था और काफ़ी ज़्यादा उसमें हमने सक्सेस भी पाई, तो इसी तरह से हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी चलाएंगे। और फर्स्ट मीटिंग जो है नेशनल गंगा काउंसिल की, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी टेकन अप फॉर गंगाटिक डॉल्फिन विच इज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड ऑल्सो इंडिकेटर स्पीसीज फॉर द रिवर गंगा स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट। जो नेशनल नमामि गंगे हम प्रोग्राम सुनते हैं वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन जो अथॉरिटी होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पहले जो थे डॉल्फिन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि उनमें मतलब सारी जो स्पीसीज़ होती है उसके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बाकी इनका जो कंस्ट्रक्शन था डैम्स का एंड बैरेजेस का, इंक्रीजिंग पोल्यूशन हैव लेड टू डिक्लाइन, ठीक है। क्यों पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इन द रिवर इन जनरल एंड ऑफ डॉल्फिन्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो डैम्स, बैरेज वगैरह बना के लोगों ने क्या कर दिया, पोल्यूशन वगैरह फैला दिया। तो ग्लोबली देयर हैव बीन सच एग्जाम्पल्स, फॉर इंस्टेंस द राइन एक्शन प्लान, 1987 का राइन एक्शन प्लान भी है हमारे पास, इंटरनेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ICPR, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइन। तो यहाँ पे क्या था, इसमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग और नेदरलैंड्स जो थे ये कंट्रीज़ आई थी और इन्होंने सैल्मन जो फिश होती है उसको वापस ये लाए थे, है ना। सैल्मन क्योंकि माइग्रेट कर जाती थी नॉर्थ सी से राइन को एवरी ईयर एंड रिप्रोड्यूस, बट दिस स्टॉप्ड व्हेन पोल्यूशन इंक्रीज इन द रिवर। तो उसके बाद 1986 में ये किया गया था एक्शन प्लान, ऐसा किया गया। और हाउ मैनी गैंगेटिक डॉल्फिन्स रिमेन, तो ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में 2500 से 3000 के बीच में डॉल्फिन है। और अभी जो लोकसभा में बोला था बाबुल सुप्रियो ने कि 1272 डॉल्फिन जो हैं अभी हमारे पास, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, 962 असम में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इंडेंजर्ड इनको घोषित किया गया है, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।